आगे से भी और उधर पीछे से भी। द अमाउंट ऑफ phenomenon of interconversion of heat energy into chemical energy a study। यदि यहीं पर लिख देते स्टडी ऑफ तब ठीक रहता। A study of phenomenon of interconversion of heat energy into chemical energy। इंटरकन्वर्सन लिखने का मतलब हो जाता है उल्टा भी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। और हीट एनर्जी दो तरह का होगा, एक इंथैल्पी ऑफ और एक इंटरनल एनर्जी चेंज। ज्यादा क्या, पूरा 8-10 दिन का सिलेबस पढ़ा दिया, बर्थडे है ना मेरा। थैंक यू। तो कहने मतलब ज्यादा पढ़ा दिए, काम जो करते हैं सबसे ज्यादा करेंगे आज रात में। a study of phenomenon of interconversion of heat energy। लिख दिए हैं। हाँ, फिर कल कैसे बैठेंगे एक जगह पे। टॉफी खिलाएंगे यार, रुको ना, टॉफी खिलाते हैं। हाँ जी, बर्थडे तो एक दिन होता ही है। बढ़ रहे हैं आगे सर। पहले से 3 मिला है ना, डीपीपी 4 है, 5 ले लेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और ये हीट ऑफ रिएक्शन, चूंकि एक बात अंडरस्टूड होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा होगा, एट द सेम टाइम जनरली वॉल्यूम उसका बदल नहीं रहा होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन का हेडिंग नहीं होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का हेडिंग होता है ना। जनरली हम लोग जब रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे चावल बन रहा होता है, तो पीछे में यदि ढक्कन खोल दीजिएगा कुकर का, तो प्रोसेस तो गड़बड़ ना हो गया जी। पहले लगता 5 मिनट, तो अब लगेगा 10 मिनट। नहीं तो एक केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी तो वैसे ही मेंटेन करके रखता है। तो पढ़ना जनरली जो होता है एनर्जी, वो जनरली इंथैल्पी होता है ना, जनरली इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। इसी वजह से हम लोग एनर्जी को इंथैल्पी भी जनरली कहते हैं। नहीं तो एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी भी होता है,
तो एनर्जी को इंटरनल एनर्जी नहीं कहते, एनर्जी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी। क्योंकि ज्यादातर काम कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा था। पूरा गाड़ी जितना चल रहा है सब दिन वो काम करते रह जाएगा। 350 सीसी का गाड़ी खरीदें तो 350 सीसी सिलेंडर के अंदर, ये वॉल्यूम तो नहीं बढ़ने वाला है। दैट इज वाई दे आर इंटरनल एनर्जी। तो रिएक्शन भी उसी में हो जाता है। तो पढ़ना रहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान है, सुनिएगा जरा सा समझ आ जाएगा कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, अब ये रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव हुआ होगा उसी एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इतना सिंपल है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेज व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट converted into product at given temperature called as enthalpy of reaction। ठीक है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सबस्टांस के फिजिकल स्टेट पे, जो रिएक्टेंट से सबस्टांस कितना टेम्परेचर पे हो रहा है रिएक्शन, सबस्टांस पे कितना प्रेशर लगा हुआ है एट द सेम टाइम, सबस्टांसेस की वॉल्यूम कितना ली गई है, सबस्टांस कोई एलोट्रॉप्स तो नहीं है, यानी आप कार्बन को जला रहे हैं। अब कार्बन आपको मिलेगा ग्रेफाइट के भी फॉर्म में, कार्बन आपको मिलेगा डायमंड के भी फॉर्म में। तो बताइए एलोट्रॉप है कि नहीं दोनों? क्या दोनों की जलाने की एनर्जी सेम होगी? तो अलग अलग इलेक्ट्रॉप की एनर्जी अलग अलग होगी। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉप प्रेजेंट इन द रिएक्शन। क्लियर है? एक और बात होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यदि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग एसटीपी पे निकालते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ लिखते हैं, देन आफ्टर धीरे धीरे बातें होते रहेगी। द चेंज इन कितना बात कहते हैं, सुनता नहीं है इसलिए ना ज्यादा हल्ला करता है। जानते हो कभी कभी बहुत तेजी में बोलने लगते हैं। जानते हो इसका वजह क्या है? तुम्हारा अनकंसंट्रेशन होना, ताकि तुम सुनने की कोशिश करो कि बोले क्या। कभी कभी धीरे बोलते हैं तब भी सुनने वाला सोचता है सुतले रहेंगे ज्यादा अच्छा है। तेज बोलते हैं ताकि पकड़ो, कैच यू यू कैन हमारे आवाज को, है ना, यदि कर सकते हो तो पकड़ो उस आवाज को, है ना। इसमें बात होता है, तो खाली बढ़िया बढ़िया लिख बनाने से थोड़े होता है। हाँ। हम मेरे बारे में भी बताया कि सर आप भी चलिए बनवा देते हैं लिख आपका। देखिए पूरा का पूरा लिख बनवाए। तो सुनते रहना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole of reactant आर के टू द पावर एन रिएक्शन लिख रहे हैं।
द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी को आप जनरली एनर्जी भी समझ सकते हैं, और समझने के साथ आपके दिमाग में बातें क्या जाना है वो हम बता चुके हैं, है ना। जनरली इंथैल्पी को एनर्जी इसलिए कहते हैं कि इसको इंटरनल एनर्जी हम बोल नहीं सकते, है ना। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज when one mole of reactant undergoing complete reaction in suitable reaction condition called as enthalpy change of reaction। कोई एक मोल सबस्टांस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा सुटेबल रिएक्शन कंडीशन में, जो भी कंडीशन जिस भी केमिकल रिएक्शन का है, तो एनर्जी में जो बदलाव होगा उसको क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी को प्यार से लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन भी। हाँ, एट टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1 बार, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, है ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी चेंज ही ना, क्या लिखा जाता है, डेल्टा एच, और आर के टू द पावर एन लिख दीजिएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के सैंपल में एक बदलाव होता है, डेल्टा एच नॉट लिखते हैं इसको, है ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच लिखते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट लिखते हैं। अभी ना देखिए, ये टॉफी ले आई, हर बैच में तो बटेगा ही। ठीक है ना, अभी पूरे भेजने दीजिए, 100 को टॉफी ले आएगा, ये तो ले आएगा, दे दीजिए, 5 रुपये वाले 100 टॉफी ला के पहले यहाँ देना, ऐसे नहीं कि क्लास में चल जाना पड़ता। लिख दिया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 298 केल्विन पे और 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव आएगा उसको, ठीक है, पढ़े। नाउ enthalpy change of reaction if is in negative, the reaction is known as exothermic reaction। enthalpy change of reaction if is in positive, the reaction is known as
एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे तो लिखे हैं, ऐसे भी लिखे हैं, देखो डेल्टा एच रिएक्शन यदि पॉजिटिव में लिखा हुआ है 100 जूल या 200 जूल, तो रिएक्शन को क्या समझना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जानता होगा तुम लोग रिएक्शन दो तरह का होता है, एक इंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे, और डेल्टा एच रिएक्शन यदि निगेटिव आ जाए तो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहेंगे। यही बात ऊपर में लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कोई नया बात नहीं। हाँ नीचे भी वही लिखा है, ऊपर भी यही लिखा है। ये 2 बार 3 बार लिखाया जाता है, 4 बार बोला जाता है कि आपको कुछ तो याद रहे, एकदम अनपढ़ जैसा तो न रहे, है ना। कहीं पर रिएक्शन लिखा हुआ और रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है। और यदि कहीं पे निगेटिव में एनर्जी लिखा हुआ है तो मतलब जाना चाहिए आपके दिमाग में कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। लिखे, लिखे। और देखो अभी भी बहुत बात है इसमें, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पूरे चैप्टर्स में एकदम एक पार्ट ऑफ चैप्टर है। ए प्लस बी बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी प्लस 100 जूल। पूछ रहे हैं हम तुमसे सब कुछ बताने के बाद, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? देखिए ना, इसीलिए कहते हैं 2 बार लिखें, 2 बार इधर लिखें। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, सुनोगे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि व्हेन ए रिएक्ट विथ बी इट फॉर्म सी एंड डी एंड ऑल्सो रिलीज 100 जूल इन अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो -100, यानी रिएक्शन कैसा था, ये एक्सोथर्मिक, है ना। इतना आपके दिमाग में जाना है। रिएक्शन में ए प्लस बी बी, देखो यहां पर प्लस लिखा है जो जनरली रहता नहीं है लिखा हुआ, जो जनरली रहता नहीं है लिखा हुआ। नहीं देखे हो कभी तुम लोग, बताओ यहां पर एनर्जी देखे हो कभी? वो नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा सी सी प्लस डी डी -100 जूल। इसका मतलब ये -100 जूल है ना, तो इसको समझना है मैथ्स लगा के, ऐसे इधर +100 जूल है ना, और करके लिखें, और इधर +100 जूल है। अरे देखो ना क्या लिखे, नहीं तो बाद में कहोगे पता नहीं इधरो माइनस इधरो प्लस। यही बतवा लिखे, -100 इधर लिखा हुआ है, मतलब इधर में कितना लिखा हुआ है। इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, वेन एवर ए रिएक्ट विथ बी इट फॉर्म सी एंड डी एंड रिलीज नहीं एब्जॉर्ब। तो जानते हो कैसे पढ़ेंगे, पूरा बात चेंज। वेन ए रिएक्ट विथ बी, when A react with B and absorb 100 joule amount of energy, absorb 100 joule amount of energy, then form C and D। तो इसका जो डेल्टा एच रिएक्शन आने वाला है वो +100 जूल, यानी ऐसा लिखा हुआ रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। ये सब तो
लिखने पढ़ने की बात। पढ़ लो ना, इसको समझ में आने में क्या जाता है, बिल्कुल आ जाएगा। बस ये जो मेरे साथ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हो ना, वो मेरे साथ ही हो जाओ एकदम। जैसे कहते हो कि मेरे साथ यार का मतलब साथ होता है ना यार, बस वैसे ही साथ दे दो केवल। खाली बैठ जाने से साथ तो नहीं हो जाता है ना। बैठा लिए हो साथ में, सोच रहे हो ये यदि नहीं रहता तब ज्यादा अच्छा रहता। तो बताओ, ऐसे साथ बैठना भी साथ बैठना कहलाया क्या? साथ होने का मतलब है वाइब्रेशंस बॉडी के मिलने चाहिए, है ना। वैसा वाला वाइब्रेशन, जैसे तुमको मन कर रहा है कि उसको फोन करते, फोन उठाए कीपैड में दबाने के लिए कि फोन करते, उसी का फोन उस समय आ गया। दैट इज वाइब्रेशन, सेम वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। और तुम्हारा मन किया तो उसका भी तो मन कर गया। मेरे साथ वैसा करो ना सर, हम ये कह रहे हैं। हम उधर में प्लस हो, इधर में माइनस हो, बस यही सेम वाइब्रेशन में रहो। बढ़े। हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक, enthalpy of reaction depends on, ला दिए ना। ना ना अभी नहीं, छोड़ने के समय में तो अभी तो बटेगा। बाकी बात रात में 8 बजे के बाद। देखिए उसको। हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा एक रिएक्शन में, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो पहला बात, फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अरे जब जो किया जाए ना, वो मन से और पूरे तन से किया जाए तो बढ़िया होता है। अभी पढ़ लीजिए ना, जब खेलने की बात होगी तो पूरे तरह से खेला जाएगा अच्छे से। पहला पहला डिपेंडेंस क्या लिखे हैं यहां पर, ध्यान दो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिजिकल स्टेट, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, हाफ O2 ऑक्सीजन है गैस, और ये H2O ही तो बनाएगा। मान लो कि ये भी गैस बना रहा है, H2 गैस, हाफ O2 गैस और H2O लिक्विड भी तो बन सकता है क्या? तो क्या दोनों में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगा? तो नहीं। डेटा के हिसाब से
इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -57 और -63 है। इसके लिए डेटा देखना पड़ रहा है, करीब करीब वही है, आपको वैल्यू याद नहीं करना है। 57 और 63, -57 किलो जूल पर मोल और -63 और भी 0.2 0.8 वगैरह कुछ लिखा है, नहीं मतलब है। हम जो समझाना चाह रहे हैं और आपको जो समझना है वो ये है कि यदि गैस है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग है, यदि लिक्विड बना दिया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग है। यानी कि अलग अलग फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होने से अलग अलग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम ही क्यों ना हो। सब सेम ही है ना, ये सब सेम ही है ना जी, कोई चीज पर अंतर कहाँ है, खाली अंतर स्टेट का है, फिजिकल स्टेट, गैस लिक्विड, अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव, 6 किलो जूल का बदलाव होगा, है ना, 6 किलो जूल का बदलाव होगा। इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। लिखिए, इसी यही लिखना है बस, और इसमें डिफिनेशन कुछ नहीं। 10वां से 11वां जाने में मन करता है कि पहले लिखे तब एक डिफिनेशन लिखे। यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट। कैसे, एग्जांपल से दिखाई दे रहा है? दोनों में टेम्परेचर तो अलग अलग होगा, उसके लिए क्या है, एनर्जी कितना निकला ये इंपॉर्टेंट। जल्दी, हाँ तुरंत 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 फोटो खिंचवा रहे हैं, वो अलग उत्सुकता रहता है फोटो खींचने में। मेरा वाला भी खींच लेना फोटो। चलो हो गया, बाकी काम भी कर रहे हैं लोग। देखिए चश्मा वाला फोटो बढ़िया। तो वो थोड़ा ठीक ठाक बोलता गुंडा लग रहा, इनोसेंट बच्चा इनोसेंट। दूसरा, थोड़ा सी टॉपिक को कंक्लूड करने दो। नहीं नहीं, टॉपिक तो छेड़ दिए तो खत्म होगा तब ना। दूसरा देखो, बता रहे थे एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रॉप जब लिखे हैं, अब केमिस्ट्री वाले सर होने के नाते थोड़ा सा बात कर लेने का भी मन करता है कि कार्बन, मतलब एलोट्रोप्स कहते किसको है, सबको पता है? नहीं तो हम हैं यहाँ पे। एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। जैसे बेटर एग्जांपल समझने के लिए, वो कार्बन है तो कार्बन कोल में भी, कोक में भी, चारकोल में भी, और कार्बन डायमंड में भी, कार्बन ग्रेफाइट में भी, सब जगह कार्बन ही है। तो बताया जाएगा कि ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, तो बोलेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। वैसे ही फास्फोरस का नाम लिया जाता है तो फास्फोरस में कहा जाता है व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। सल्फर का नाम लेते हैं तो बोला जाता है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सल्फर, मतलब एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ये सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने एलोट्रोप्स होते हैं सबकी सेम। मतलब ये कोयला जलाओ तो CO2 निकलेगा, चारकोल जलाओ तो CO2, ग्रेफाइट जलाओ तो CO2 निकलेगा, डायमंड जला दो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। क्लियर है?
अब अलग अलग इलेक्ट्रोप जलाओगे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग आएगा। जैसे कार्बन ग्रेफाइट के रूप में जलाते हैं, प्लस O2 बनेगा तो CO2 ही। कार्बन डायमंड के रूप में जलाते हैं तब भी बनेगा CO2 गैस ही। गैस लिखें, ठीक है। इसका डेल्टा एच करीब करीब -94 किलो जूल पर मोल और इसका डेल्टा एच -97 किलो जूल पर मोल। देखिए अंतर है या नहीं, कहां से अंतर आ रहा है? यह ग्रेफाइट डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड। टेम्परेचर अलग अलग लगा होगा, एक बच्चा परेशानी सेमी टेम्परेचर कर जाएगा। नहीं, टेम्परेचर तो ग्रेफाइट को जाने के लिए कम लगा होगा, डायमंड को जाने के लिए ज्यादा लगा होगा। लेकिन एक मोल जलेगा तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा? रिलीज कितना करेगा? 94। एब्जॉर्ब कितना करेगा? तब वो बातें नहीं, मतलब तब वो माइनस बातें करनी है। माइनस का मतलब रिलीज करेगा। पहले हम बोल दिए रिलीज करेगा, फिर -94 बोलोगी तो गड़बड़। रिलीज करेगा 94 किलो जूल, दैट इज द मीनिंग -94। रिलीज करेगा 97 किलो जूल, रिलीज करेगा -97 नहीं, रिलीज करेगा 97 किलो जूल, दैट इज कॉल्ड -97। लिख दीजिए, वो तो प्लस में लिखा था, है ना। ये नेट फायदे की बात होती है। कितना टेम्परेचर लगा, कितना ऊ दिया, तो ऊ देगा टेम्परेचर बढ़ाने में ना, फिक्स्ड है। किलो जूल फिक्स है, ही चलेगा तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, वही लिख रहे हैं। हमने लिखा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। नहीं, दो ठो और है, छोटा छोटा है, लिख दिया जल्दी से। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दो बात पे डिपेंड किया। पहला बात फिजिकल स्टेट, दूसरा बात इलेक्ट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ये दोनों भूल जाते हैं, बाकी सब आपको याद रहता है। तीसरा बात नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। चौथी बात देखो नेचर। अब नेचर का क्या है? अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग नेचर, तो अलग अलग एनर्जी। क्या समझ रहे हैं? जैसे सीएनजी जलाने में अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जलेगा तो वो भी। ब्यूटेन जलाते हैं घर में तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी, पेट्रोल जलेगा तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चौथा टेम्परेचर। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर इंट्रोपी चेंज प्लस NR डेल्टा टी भी पढ़े हैं आप। अलग अलग टेम्परेचर पे इंथैल्पी अलग अलग आएगा या नहीं आएगा? क्या? पांचवी बात प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, ये भी पढ़े हैं आप। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। तो प्रेशर क्या रखेंगे आप, इस पे भी डेल्टा H डिपेंड करेगा। क्या? तो अलग टेम्परेचर पे अलग एनर्जी, अलग प्रेशर पे अलग इंथैल्पी। ठीक है, लिखिए। क्या? टेम्परेचर लिख दिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर
एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को तो इंटरनल एनर्जी चेंज कहते ही है ना। तो ये सारी बातों पे एक इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। वो हो गया, ये अलग हेडिंग बना दीजिएगा, अलग हेडिंग बना दीजिएगा, छूट जाएगा नहीं बताएंगे तो। हाँ देखिए वो कितना चालाकी वाला बात करता है, लेकिन छोड़ दीजिए आज। चलिए इतना कहता है तो छोड़ ही देते हैं। ऐसे वो बहुत बड़ा टर्म नहीं था, उसी से स्टार्ट किया जाएगा अगले दिन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, क्लियर हो गया है? ठीक है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं ये बात हम कल करते हैं अगले क्लास में। हाँ बटवाई टॉफी, हाँ दीजिए, बबलू जी आ ही गए। देखिए हमारा जन्मदिन है, टॉफी खाइए आप लोग।